हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग के बाकी सभी कंसेप्ट को स्टडी कर लिया है। आज इस वीडियो में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड डिसेंट्रलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि जब मैनेजर पे काम का बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है तो वो अपने कुछ एक काम को अपने सबॉर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उनको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अपने से लोअर लेवल मैनेजर को कुछ काम ट्रांसफर कर देता है, तो इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आइए देखते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। इट इज द ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। क्या होता है इसमें? ट्रांसफर किया जाता है किस चीज को? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कुछ काम को, कुछ जिम्मेदारियों को, एंड अथॉरिटीज, कुछ अथॉरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है रिलेटेड टू वर्क। कुछ उसको पावर्स दी जाती हैं, ठीक है, डिसीजंस लेने के लिए उनको पावर दी जाती है टू द सबॉर्डिनेट। किसको दी जाती है? सबॉर्डिनेट को। उनसे जो भी लोअर लेवल मैनेजर रहेगा या जो भी उनके सबॉर्डिनेट रहेंगे उनको ट्रांसफर किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अथॉरिटीज को, एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल। और उनको क्या किया जाता है? अकाउंटेबल बनाया जाता है। अकाउंटेबल मीन्स कि अगर उनसे काम नहीं हो पाता, अगर टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता तो वो उसके लिए आंसरेबल रहेंगे, उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा अपने सुपीरियर को। तो ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि जिसमें एक मैनेजर पे बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है तो इसके चलते वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अथॉरिटीज के साथ अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है और उसको इसके लिए आंसरेबल बना देता है। तो इसके ये तीन की एलिमेंट्स हैं: असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करते हैं, यानी कि जॉब्स को असाइन कर देते हैं, उनको कुछ जिम्मेदारियां देते हैं। उसके बाद उनको उनसे रिलेटेड कुछ अथॉरिटीज दी जाती हैं कि आप यहाँ तक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगर उनको ये बोला जाए कि आपने कंपनी में इसे रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ एक एम्प्लॉयज हायर करने हैं, कुछ एक एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है जिनकी सैलरी 8000 तक हो, तो ऐसे कुछ उनको अथॉरिटीज दी जाती हैं। इसे रिलेटेड उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने ये वाला काम करना है। अथॉरिटीज दी जाती है कि आप यहाँ तक डिसीजन ले सकते हो, और उसके बाद उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है। अकाउंटेबल मीन्स उनको आंसरेबल बनाया जाता है कि अगर आपसे ये काम नहीं हुआ है तो उसके लिए वो जवाब देंगे कि क्यों नहीं हुआ है। तो ये था इसका प्रोसेस, कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन किया जाता है, अथॉरिटीज दी जाती हैं और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाता है। तो ये देखते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। फर्स्ट वन इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस कि जिसमें सिस्टमैटिक वे से अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव किया जाता है टाइमली और लेस कॉस्ट पे। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस कि जिसमें एक मैनेजर अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करता है, उसका डिसीजन बहुत ज्यादा बेटर रहता है उसके कंपैरिजन में कि जो मैनेजर अथॉरिटीज को डेलीगेट नहीं करता। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को काम देता है, ठीक है, जिससे कि उसका बर्डन भी कम हो जाता है और उसको डिफरेंट स्किल्स का भी बेनिफिट मिलता है। उसके जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो अपनी नॉलेज और स्किल का यूज करते हैं जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी और लेस कॉस्ट पे अचीव कर सके। तो इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत इफेक्टिव रहता है। सेकेंड वन इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जब एम्प्लॉयज को कुछ अथॉरिटीज दी जाती है, कुछ उनको काम दिया जाता है जिससे कि वो अपनी नॉलेज और स्किल का यूज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो डिसीजन लेते हैं जिससे वो कि वो इतने कैपेबल हो जाए कि इन फ्यूचर वो अच्छे से डिसीजन ले सके। तो इससे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो जाता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें डेफिनेटली एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलेगा अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज दी जा रही है, उनको काम करने की आजादी भी दी जा रही है और डिसीजन लेने का भी हक दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? वो मोटिवेट होंगे, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को वो ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि उन्हें कुछ अथॉरिटीज दी गई हैं जिससे कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझने लग जाते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज को डायरेक्टली मोटिवेशन मिलता है। फोर्थ वन इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज का मौका मिलता है? ग्रोथ करने का मौका मिलता है। इसमें सबॉर्डिनेट्स अपनी फुल नॉलेज, फुल स्किल, अपनी पावर को यूज करते हैं जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंशन करने का, ठीक है, उसमें मॉडर्नाइजेशन करने का या फिर इसमें डिवर्सिफिकेशन करने का मौका मिलता है जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है।
फिफ्थ वन इज इम्प्रूव सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जरिए सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच का रिलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि इसमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट एक दूसरे का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाते हैं, जिससे कि उनके रिलेशनशिप जो है वो बहुत बेटर हो जाते हैं। टॉप टू लो बॉटम के जरिए, मतलब जो हायर होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट के लिंक में आते हैं, यहाँ पे उनसे बातें करते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं। वर्क के जरिए उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेटर हो जाता है। सिक्स्थ वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन। जितनी भी वहाँ पे एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि हर एक पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है कि उसने क्या काम करना है, उसने कहाँ तक डिसीजंस लेने हैं, अथॉरिटीज का अच्छे से पता है, उसको पता है कि अगर काम नहीं हुआ तो उसने किसको जाके आंसर देना है, वो अपने सुपीरियर के लिए आंसरेबल रहेगा, जिससे कि सारी जितनी भी एक्टिविटीज वहां पे चल रही है उनमें ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे थे डेलीगेशन के इम्पोर्टेंस कि इसमें मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव होता है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयज को डायरेक्टली मोटिवेशन मिलता है क्योंकि उन्हें पावर दी जाती है डिसीजंस लेने की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का मौका मिलता है, और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं, कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट होता है। तो ये सारे थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज के इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को स्टडी करने के बाद अब हम देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इट रेफर टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। क्या रेफर करता है ये कि जितनी भी पावर है वो कहाँ तक रहती है? सिर्फ कुछ ही हाथों में ही रहती है, यानी कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहती है। जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ही लिए जाएंगे, किसी अदर पर्सन को अथॉरिटीज नहीं दी जाती या फिर उनको इतना हक नहीं होता कि वो किसी भी तरह से डिसीजन ले सके। तो सेंट्रलाइजेशन में जितनी भी पावर रहती है वो कुछ एक हाथों में ही कन्फाइन रहते हैं, कुछ एक पर्सन ही डिसीजन लेने का हक रखते हैं। तो इसमें सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास ही सारे अधिकार होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू एवरी लेवल ऑफ मैनेजर्स। क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में? एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किस चीज का? अथॉरिटीज का, हर एक लेवल के मैनेजर को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या था कि मैनेजर जो है अगर उस पर वर्कलोड ज्यादा हो जाता है तो अपनी कुछ अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, कुछ एक जनों में ट्रांसफर कर देता है जो भी उसकी जान पहचान की होती है या फिर जो भी उसको लगता है कि कैपेबल है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? अथॉरिटीज को हर एक लेवल के मैनेजर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हर एक डिवीजन के मैनेजर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अथॉरिटी का हर एक लेवल के मैनेजर का, एवरी लेवल ऑफ मैनेजर्स, चाहे वो किसी भी डिवीजन का मैनेजर है, किसी भी लेवल का, लोअर लेवल, मिड लेवल, उन सबको अथॉरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। लोअर लेवल है तो उसको कुछ एक अथॉरिटीज दी जाती हैं, मिडिल लेवल वाले को उससे कुछ ज्यादा अथॉरिटीज दी जाती हैं, बट सभी को, हर एक लेवल के मैनेजर को इसमें अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में जितनी भी पावर होती है वो एक ही हाथों में होती है या फिर कुछ एक हाथों में होती है। इससे सारे डिसीजन कौन लेगा? इसमें टॉप मैनेजमेंट लेगा। सभी अथॉरिटीज किसके पास रहेंगी? टॉप मैनेजमेंट के पास रहेंगी। बट डिसेंट्रलाइजेशन में जितनी भी अथॉरिटीज है उन सबको हर एक लेवल के मैनेजर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आइए देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या इसकी इंपोर्टेंस होती है। फर्स्ट वन इज डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इनिशिएटिव डेवलप होता है किस चीज में? सबऑर्डिनेट्स में, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना अधिकार होता है कि वो यहाँ तक अपना डिसीजन ले सकते हैं, इस लेवल तक वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, जिससे कि वो अपनी स्किल और नॉलेज को यूज करते हैं, नई नई टेक्निक लेके आती हैं। तो इससे क्या डेवलप होता है? इनिशिएटिव डेवलप होता है किसके बीच में? सबऑर्डिनेट्स के बीच में। सेकंड वन इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। इससे क्या डेवलप होता है? मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है किस चीज के लिए? फ्यूचर के लिए, क्योंकि उनको अथॉरिटीज दी जाती हैं, कुछ काम दिए जाते हैं, जिससे कि वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कि इन फ्यूचर वो इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर कर सके। थर्ड वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। ये तो पता ही है कि अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो वो इजीली इसके लिए डिसीजन लेगा। अब डिफरेंट लेवल पे सबको अथॉरिटी दी गई है तो इससे वो डिसीजन जल्दी भी लेंगे और ये डिसीजन जो है वो बेटर भी रहेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है? हमें क्विक डिसीजन मेकिंग का बेनिफिट मिलता है।
फोर्थ वन इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को आराम मिल जाता है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट क्या कर देता है, अथॉरिटीज को डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि उस पे काम का कोई बर्डन नहीं रहता। तो इसे जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने किसी और कामों पे फोकस कर सकता है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स पे डायरेक्टली फोकस कर सकते हैं। तो इससे टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है क्योंकि उनकी डे टू डे एक्टिविटीज को सभी मैनेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, जैसे कि मैंने आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी बताया है कि इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने का मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पे हर एक सबऑर्डिनेट को अथॉरिटीज दी हुई है, हर एक अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, तो जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का मौका मिलता है। सिक्स्थ वन इज बेटर कंट्रोल। कंट्रोल बेटर तरीके से होता है क्योंकि हर एक के पास पावर है, हर एक के पास अथॉरिटी है डिसीजंस लेने की। किसी भी एक्टिविटी को लेकर वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकती हैं जो भी उनको बताए गए हैं। तो इससे जितनी भी एक्टिविटीज अंदर चलेंगी उन पे बेटर कंट्रोल सबका बना रहेगा। तो ये था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। नहीं, इसमें बहुत कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में मैनेजर जो है वो कुछ एक पर्संस को ही अपना काम देता था। सपोज दैट कि अगर वो टॉप लेवल पे है तो अपने से लोअर लेवल मैनेजर को काम देता था या फिर अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स को काम देता था। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अथॉरिटीज को डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स को, हर एक लेवल के मैनेजर को अथॉरिटीज दी जाती हैं। तो ये डिफरेंट होता है डिसेंट्रलाइजेशन में और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। तो ये थे डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस कि इससे सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव डेवलप होता है, काम करने की पहल होती है, उनमें नई नई टेक्निक लेके आते हैं, टैलेंट इम्प्रूव हो जाता है उनका, ठीक है, इन फ्यूचर वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने के कैपेबल हो जाते हैं, क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है क्योंकि उनका बर्डन जो है वो कम हो जाता है, ग्रो करने का मौका मिलता है और हर एक के पास जब अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेटर कंट्रोल मिलता है। तो ये सारे थे डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस।